दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त और शानदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले परंपरा के अनुसार मैं हमारे दोनों आदरणीय डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और हमारे न्यू डायमंड बीएसएस के मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। सही है। तो दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। आप सभी की जोरदार धमाकेदार दमदार तालियों का सहयोग चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है। बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर की दी हुई हर सुबह एक नई सुबह होती है और जीवन को बेहतर करने के लिए दी जाती है। यस और नो। और दोस्तों जीवन को बेहतर करने के लिए जीवन में हमेशा सीखना पड़ता है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्योंकि कहते हैं कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ व्यक्ति दोनों ही सड़ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए सीखने की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच जो एक जबरदस्त लीडर मौजूद है, जो आज अपनी बातें अपना अनुभव हमसे आज रखने वाली है और बहुत कुछ आज हम वहां से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना करते हुए सभी से निवेदन कि डायरी पेन के साथ बैठे, कैमरा ऑन करके बैठे। उन्हें जब मैं यहाँ पे कॉल करूँ एक छोटा सा परिचय उनका देना चाहूंगी। बेसिकली वो रायपुर से बिलोंग करती हैं और आज अगर मैं उनकी बात करूँ तो लगातार लगातार सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए काफी सारी सफलताएं उन्होंने यहाँ से ली। शानदार तरीके से आज बिजनेस को अपने हाथों में लिया और इस काम को लगातार करती जा रही है। जब मैं उन्हें पैनल पर बुलाऊं तो दो जोरदार तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ उनका वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर डायनामिक लीडर मिसेस मर्लिन जॉय मैडम फ्रॉम रायपुर। जोरदार तालियां मर्लिन मैडम, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी गर्म जोशी के साथ मुझे जूम पैनल पर इंट्रोड्यूस किया, मेरा वेलकम किया मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं शेयरिंग की परमिशन चाहूंगी मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। मर्लिन मैडम ऑल द बेस्ट। थैंक यू जय सर जी, थैंक यू सो मच। गुड। आपकी स्क्रीन आ गई है, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। दोस्तों सबसे पहले मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज उनने हमें एक नया दिन दिया, हमारे जीवन का एक नया नया दिन हमें दिया है कि हम सभी आज फिर से एक साथ मिलकर इस जूम सेशन में कुछ सीखने सिखाने के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सभी की शुभ मंगल कामना करते हुए मैं अपने सेशन को आगे बढ़ाती हूँ और परमपिता परमेश्वर की हम सभी के बीच में उपस्थिति चाहती हूँ। और आगे अपनी अपनी स्लाइड को ओपन करते हुए मैं आगे अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं मार्लिन जॉय इस जूम सेशन से सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वेलकम करती हूँ। दोस्तों ये हमारी सफल कंपनी के सेफ शॉप के सफल और दमदार डायरेक्टर, जिनने आज अपनी एक अलग सोच और अपना अलग कुछ करने की सोच ने, क्रिएटिविटी ने उनको आज ऐसा स्टेबल कर दिया। आज उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे लाखों करोड़ों हजारों लोगों ने सफलता प्राप्त की है और करोड़ों लोग सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे सफल डायरेक्टरों को जो 23 सालों से लगातार एकजुट होकर एकता का परिचय देते हुए सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों के भी सफलता का रास्ता खोलते हुए और उनकी सफलता का दायित्व निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे सफल डायरेक्टरों के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। अगली घड़ी में
दोस्तों ये है हमारी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। आज हमारी कंपनी को पूरे के पूरे 23 साल कंप्लीट हो गए हैं, जिसे अभी हम लोग ने 14 दिसंबर को अपनी कंपनी का 23वां बर्थडे सेलिब्रेट करा है। और दोस्तों आज हम उस कंपनी में सफलतापूर्वक वर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी ऐसी जबरदस्त कंपनी को मैं शत नमन करती हूँ। और मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कंपनी का एक और एकमात्र हेडक्वार्टर नई दिल्ली जनकपुरी में A324 में स्थित है। और हमारी कंपनी की स्थापना 14 दिसंबर 2000 में हुई है। हमारी कंपनी जनवरी 2001 कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। हमारी कंपनी पूरे तरीके से लीगल वर्क करती है। तो ऐसी जबरदस्त एवं शानदार कंपनी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अभिवादन की अगली कड़ी में दोस्तों ये हमारे ग्रेट बीएसएस फाउंडर लीडर, हमारे डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और रिस्पेक्टेड मिस्टर डायमंड मिस्टर DN शर्मा सर जी को भी मैं इस जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, शत नमन करती हूँ कि आज सर लोगों की अलग करने की सोच ने, कुछ स्टेबल करने की सोच ने हमें बीएसएस सिस्टम को हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ सारी चीजें व्यवस्थित है। सिर्फ हमको उसमें अपने सीनियर और सिस्टम के मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ते हुए अपने इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों आज सर लोगों ने एक सोच रखा और इस बीएसएस सिस्टम के प्लेटफॉर्म को उनने स्टेबल करा। और आज हम उस बीएसएस सिस्टम के माध्यम से आज हम सीखते हुए अपने इस बिजनेस को रन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सफलता पा रहे हैं। तो मेरे ऐसे दोनों ग्रेट लीडर्स के लिए जिनकी सोच इतनी अद्भुत है, मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। अभिवादन की अगली कड़ी में दोस्तों हमारे दोनों डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मिस्टर रुपेश कुमार साहू सर और रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर जी को भी मैं इस जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं उनके डायमंड बनने के जज्बे को दिल से नमन करते हैं, क्योंकि सर लोगों ने जो सोचा, जो सपने देखा और जो उन्होंने अपना एक एम बनाया, जो विजन बनाया, उसे उन्होंने कंप्लीट किया और आज वो डायमंड लीडर है। तो ऐसे दोनों जबरदस्त लीडर के लिए भी मैं तालियां चाहूंगी। दोस्तों अभिवादन की अगली कड़ी में हमारी दोनों ग्रेट रूबी लीडर रिस्पेक्टेड मिसेस सीमा कश्यप मैम और रिस्पेक्टेड मिसेस सुमन साहू मैम को भी मैं जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नारी शक्ति के नाम से जाने जाने वाली हमारी दोनों ग्रेट लीडर, जिन्होंने सारी नारियों के लिए एक मिसाल दी है, उन्होंने आज सेफ शॉप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ऐसी सफल शख्सियत आज हमारे मार्गदर्शक है। और हम इन्हें आदर्श मान के आज आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सफल शख्सियत के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। अभिवादन की अगली कड़ी में हमारे तीनों रेड क्लब लीडर रिस्पेक्टेड मिस टीना अधिकारी मैम, रिस्पेक्टेड मिस्टर गोपाल चंद्र साहू सर, रिस्पेक्टेड मिस्टर दिवाकर यादव सर को भी मैं इस जूम पैनल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इनके लिए, इनके मार्गदर्शन के लिए, इनकी ऐसी बातें जो हमें बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करती है, हम इनके लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों बात आती है मेरे मेंटर की। सबसे पहले मैं अपनी रिस्पेक्टेड मिसेस नीतू दास मैम को इस जूम पैनल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज, मुझे तो इस बिजनेस में लाने वाले कोई और थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस बिजनेस की सारी बारीकियां सिखाते हुए इस बिजनेस को कैसे करना है, फील्ड में हमें कैसे वर्क करना है, जहां जहां भी मुझे उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, मैम ने मेरा सपोर्ट किया है और आज उनके ही मार्गदर्शन में मैं अपने इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। तो उनके इस मार्गदर्शन के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी मुझे उनका ये मार्गदर्शन मिलता रहे। तो ऐसे ग्रेट लीडर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगी। अगली कड़ी में दोस्तों मेरी रिस्पेक्टेड मिस टीना अधिकारी मैम के लिए भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमें जब जब उनकी गाइडलाइन या मुझे मेरे फील्ड में कोई डाउट होता है या मुझे कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम जब भी उनसे कुछ गाइडलाइन मांगते हैं, मैम हमेशा तैयार रहती है, वो हमें गाइड करती है और जिसे हम अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैडम का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। जब जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं, मैम हमको हेल्प देती है अपनी। तो उनका आगे भी मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे, गाइडलाइन मिलती रहे, तो मैं उन्हें अपने एक मेंटर के रूप में, अपने गुरु के रूप में उन्हें मैं देखती हूँ। तो मैं मैम के लिए भी एक जोरदार तालियां चाहूंगी। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे सफल लोगों की स्टोरी लेकर आई हूँ
जिन्होंने सफलता प्राप्त करी, लेकिन उनको सफलता पाने के लिए भी बहुत कठिन संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्हें निराशा, हताशा, असफलता ने उनके कदम चूमे, पर उन्होंने अपनी परीक्षा को पास किया और उन्होंने धैर्य, विश्वास और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने गलतियों से सीखा और प्रयास जारी रखा और फिर एक दिन उन्हें सफलता मिल गई। तो जब आज मैं आगे बढ़ूं तो मेरे सबसे पहले जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है पैशंस, धैर्य के साथ अपने लड़ाई को लड़ते हुए जिन्होंने अपनी सफलता प्राप्त करी। तो ऐसे कुछ लोगों के, सफल लोगों के बारे में आज मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी। हम महात्मा गांधी जी को हम सभी राष्ट्रपति और बापू के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद कराने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी का एम शुरू से भारत को आजाद कराने का नहीं था। उनका एम था कि वो बैरिस्टर बने, और वो बैरिस्टर बने भी। बैरिस्टर बनने के बाद उनका सबसे पहला केस जो उनको मिला था, वो दक्षिण अफ्रीका में जाके उनको उस केस को लड़ना था। जिस ट्रेन में वो सफर कर रहे थे, वहां पर उनके साथ गोरे काले के कारण दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें अपमानित किया गया, और साथ ही साथ उन्हें उस ट्रेन से सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया। तब उन्होंने ये प्रण किया कि मैं ये गोरे काले का भेदभाव को मिटा के रहूंगा और अपने देश से अंग्रेजों को मैं बाहर निकाल फेंकूंगा। क्योंकि उन्होंने इस मुहिम के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए, क्योंकि वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पे ही विश्वास करते थे। उन्हें हिंसा पसंद नहीं थी। दोस्तों, उन्होंने अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए कई संघर्षों का सामना किया और आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजाद कर दिया। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अपना जो गोल बनाया उसे उनने पूरा किया और सत्य, अहिंसा, विश्वास और धैर्य के साथ अपने रास्ते पर वो आगे बढ़ते गए। और उनने सबसे ज्यादा उन्हें बिलीव रखा, उनने धैर्य रखा, क्योंकि इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, और पर एक दिन जरूर मिलती है। अगर मैं अपने अगले सफल शख्सियत की बात करूं तो हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वे हमारे भारत देश के 11वें पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति थे। उनका विजन भारत देश के भविष्य को बेहतर बनाना, इसके लिए वे अंतिम समय तक काम करते रहे और देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाते रहे, क्योंकि वो बोलते थे कि हम बच्चे ही हमारे भारत के भविष्य को बेहतर बनाते हैं। उनका कहना था, और उनकी अलग सोच थी कि कुछ अलग सोचो और कुछ अलग करने की शुरुआत करो। ऐसा करने से पहले अपने अंदर साहस लेकर आओ, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए हमारे अंदर एक साहस होना चाहिए, क्योंकि जिस रास्तों पर कोई नहीं गया है उस रास्तों पर जाने के लिए हमको साहस की जरूरत पड़ती है। उनका कहना था कि लाख मुश्किलें क्यों ना आए, आपको चलते रहना है जब तक आपका विजन क्लियर क्यों ना हो जाए और आप जीत ना जाए। हालातों से कभी हार मत मानना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिस्टर कलाम सर का बचपन में काफी घोर गरीबी में उनका जो बचपन है वो बीता। उन्होंने बस स्टैंड में जाके पेपर तक बांटे अपने बचपने में। जब वे 8 साल के थे तो वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और नहा के वो अपनी गणित की ट्यूशन क्लास के लिए चल देते थे। उतनी सुबह वो नहा के जाते थे। क्यों? क्योंकि जो उनके गणित के टीचर थे वो सिर्फ 5 बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे, पर उनकी एक शर्त थी कि जो बच्चा नहा कर आएगा मैं उसी को ही पढ़ाऊंगा। तो सर सुबह 4 बजे उठ के नहा के अपनी ट्यूशन क्लास जाते थे। उसके बाद जब वो अपनी ट्यूशन क्लास पढ़ते थे, उसके बाद वो आके नमाज जाते थे और नमाज पढ़ने के बाद जाके वो सीधे बस स्टैंड में अखबार को बांटते थे। उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा, पर कभी उन्होंने उसे गिव अप करने की नहीं सोची। अपने सपनों के लिए संघर्ष किया। उनका कहना था कि सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। उन्हें मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए। वही सपने आपको ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं, आपको हौसला देते हैं। दोस्तों, ऐसे सफल शख्सियत थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। अब मैं बात करती हूँ आगे कि हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर जी की। हम सभी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके लिए भी बहुत सी ऐसी बातें की गई, जैसे कि जब लोग आपसे कहें
ये तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस का नहीं है, और आप वो काम करके दिखा दे, तो जो सेटिस्फेक्शन हमको मिलता है उसे मापा नहीं जा सकता, चाहे वो एक छोटा सा ही काम क्यों ना हो। जिन्हें पब्लिक प्लेस में पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लासरूम से भी बाहर बिठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का भी अधिकार छीनने की कोशिश की गई थी, जिन्हें प्यास लगने पर ऊंची जाति के लोग ऊपर से पानी देते थे जिससे वो अपनी प्यास बुझा सके, जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, जिसे हम छू नहीं सकते, छुआछूत मतलब छुआछूत का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। परंतु मैं यह बात करूं, मैं बता दूं कि सर ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो अनटच था, उनके स्तर तक कोई पहुंच नहीं सकता था, उन्हें कोई छू नहीं सकता था, और हमारे भीमराव अम्बेडकर सर ने वो काम कर दिखाया। वो उन्होंने हमारे संविधान को बनाया, और हमारे संविधान में उन्होंने सभी को समानता का अधिकार और सभी को सम्मान मिले ऐसे कानून बनाए, और वे हमारे भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ज्यादा वो फोकस करते थे वो एजुकेशन पर करते थे, और हमेशा सीखते रहने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, सक्सेस को पाना है तो सीखने पर आपको फोकस करना जरूरी है, जिंदगी में विजन होना जरूरी है। इनका विजन जो था वो ये था कि उनने जो सारी परेशानी अपने बचपन में और बचपन से बड़े होते तक उन्हें जो भी अपनी फील्ड में सहन किया वो कोई और ना सहन करे, इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान, ऐसा कानून को बनाया। बाबा साहब ने नारी उत्थान और दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकार के लिए भी जो संकल्प लिया था उसे उन्होंने पूरा किया। बाबा साहब का कहना था कि जिंदगी में सिर्फ आज के बारे में ना सोचिए और कल के बारे में सोचते मत रहिए, परंतु आने वाले कल की भी तैयारी रखिए। यही सिखाते थे हमारे भारत रत्न प्राप्त बाबा साहब अम्बेडकर जी। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं यहाँ से नमन करती हूँ। दोस्तों, आज इनकी सक्सेस स्टोरी से हम सिर्फ ये जाने कि इनने जो अपना पथ, जो अपना विजन लिया, उन्होंने उसे धैर्यपूर्वक, एक विश्वास के साथ और अपने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया, उस सफलता को हासिल किया। तो दोस्तों, हमारा बिजनेस भी हमें धैर्य रखना सिखाता है कि आप अपना पेशेंस रखिए और अपने बिजनेस को आप रन करिए। आपके मार्ग में काफी सफलता आएंगी, आपको कभी काफी दिक्कतें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप उससे विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपना करते हुए आगे बढ़िए। जैसे मेरी नेक्स्ट स्लाइड है, बिलीव लेवल। बिलीव यानी विश्वास। विश्वास की इस कड़ी में हमारे जो सबसे पहले हमारे जो सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं वो है हमारे रिस्पेक्टेड अमिताभ बच्चन सर जी, जिन्हें हम आज के सदी के महानायक के रूप में जानते हैं। परंतु इनके करियर की भी शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रूप से हुई थी और इन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन का सामना किया था। जब इनका पहला इंटरव्यू हुआ था ऑल इंडिया रेडियो में, तब इन्हें इनकी मोटी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था और उन्हें काफी तकलीफ हुई थी। और जैसे वो अपना बताते कि मैं उस दिन काफी रोया था, लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, फिर से मैं खड़ा हुआ और फिर से अपनी चुनौती के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग के करियर में अपना फ्यूचर आजमाया। वहां पे भी उनकी मोटी आवाज, लंबी कद के कारण इनकी आलोचना हुई, जिसके कारण उन्हें वहां पे भी सफलता नहीं मिली और ना ही उन्हें अच्छे रोल मिल पा रहे थे। ऐसी समस्या जो थी वो उनके कारण उन्हें काफी लंबे समय तक असफलता ही मिली, सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। लंबे और कठिन समय के बाद 29 ईयर्स की में उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था आनंद। वह उस फिल्म की सफलता ने उनकी फिल्म जगत में पहचान कराई। जब वे 31 ईयर की उम्र में थे तब उन्हें एक जंजीर फिल्म मिली। वो फिल्म इतनी सुपरहिट हुई कि उन्होंने रातों रात उन्हें सुपरस्टार बना दिया और आज वो सुपरस्टार और इस सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। बच्चन सर का कहना है कि अगर उस दिन मुझे रेडियो स्टेशन से रिजेक्शन नहीं मिलता तो जो आज मुझे सफलता मिली है, आज मुझे इस मुकाम में खड़ा हूं, वो मुझे नहीं मिलता। शायद मैं भी दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता। तो जरूरी है ये रिजेक्शन भी हमारे जीवन में आए, क्योंकि रिजेक्शन हमें आगे बढ़कर फिर से शुरुआत करने का एक हौसला देता है। हमें रिजेक्शन से डरना नहीं है। उनकी एक छोटी सी कविता है, मैं आपके सामने बताना चाहूंगी।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक के ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्होंने हमेशा अपने ऊपर बिलीव करा और अपने अपने प्रयास को जारी रखा। और दोस्तों आज उनका परिणाम है कि वो एक इतने बड़े सफलता के शिखर में है और आज हम उन्हें बखूबी पहचानते हैं। मैं अपने आगे बात करूं सफल शख्सियत की, तो मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे महान और सफल वैज्ञानिक थे जिन्होंने 7 बार नोबेल पुरस्कार जीता। आज उनके आविष्कार की बात करूं तो बल्ब और टीवी उन्हीं की देन है दोस्तों। उनकी जो जिज्ञासा थी, उनकी जो खोज थी, उनके ही कारण ये आविष्कार हो पाए हैं दोस्तों। आज वो इतने बड़े बड़े आविष्कार सिर्फ अपनी जिज्ञासा के कारण, वो अपनी लगन के कारण कर पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मन में कई तरह के सवाल आते थे। एक तो सबसे पहले वो छोटे थे तो उन्होंने 4 साल तक तो कुछ बोला नहीं, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो उनके मन के जो ऐसे ऐसे सवाल जो जिज्ञासा से भरे थे और जिसका आंसर उनके अपने टीचर नहीं दे पाते थे। वो अपने टीचर से सवाल करते थे और वो उनका आंसर नहीं दे पाते थे, तो उनके टीचर उन्हें यहाँ तक कि उन्हें मंदबुद्धि, डफर और मानसिक रोगी तक का उन्होंने उनको बोलना शुरू कर दिया था, उनको खिताब देने लगे थे। इसके बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। वे अपनी पढ़ाई पर भी अपना पूरा फोकस करते थे और वो उन्होंने जब कोई उनके आंसर नहीं दे पाया तो उन्होंने अपने जिज्ञासा से भरे सवालों का जवाब उन्होंने खुद ढूंढना शुरू किया। ऐसा करने के क्रम में वो कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी असफलता स्वीकार नहीं की। ये जब जब असफल होते थे वो पूरे जोश के साथ और जिज्ञासा के साथ फिर उसी सवाल की खोज में लग जाते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़े कि मैं कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा कि नहीं। सिर्फ वो अपने क्रिएटिविटी में विश्वास करते थे। उन्हें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते थे और साथ ही साथ वो अपने उन लोगों को भी बताते रहते थे कि भाई क्रिएटिव करो, क्योंकि क्रिएटिव करने से क्या होता है, कुछ चीजें क्रिएट होती है। उनका कहना था हम अपनी नजर को बदले तो हमारा नजरिया भी बदलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कभी भी आपके जीवन में कोई मुसीबत आए तो कभी भी आप पीठ दिखाकर नहीं भागना, अपनी प्रॉब्लम को फेस करना। वे कई बार हारे परंतु उनने कभी हार नहीं मानी, वे कोशिश करते थे। उनकी सोच थी कि जो व्यक्ति कभी गलती नहीं की उसने जीवन में कुछ नया करने की कभी कोशिश ही नहीं की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का विजन अपने जिज्ञासा भरे सवालों के जवाब खोजना, हमेशा सीखते रहना, असफल होने के बाद हार नहीं मानना, फिर से सफल होने के लिए विश्वास के साथ कोशिश करना। दोस्तों वो अपने पर पूरा ट्रस्ट करते थे कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मेरे अंदर सवाल है, उसका आंसर मैं खोज के रहूंगा। कुछ बनाने की सोच रखते थे, उसके लिए वो बार बार प्रयास करते थे क्योंकि वो अपने पर विश्वास रखते थे। हमारा बिजनेस भी है दोस्तों कि हमें विश्वास करना है, क्योंकि हमारा बिजनेस कहता है विश्वास में ही सफलता है। जब मैं अपनी शख्सियत के पास जाऊंगी, सफल शख्सियत के पास, तो ये ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ हमारी लता मंगेशकर जी की। लेकिन इनकी जीवन यात्रा भी इतनी आसान नहीं थी, इन्होंने भी बहुत संघर्षों से गुजरा है। इनको भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इनकी आवाज पतली है, तुम्हारी मतलब उनको उनकी आवाज के कारण उनको रिजेक्शन मिला, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम गाने नहीं गा पाओगी, ऐसा बोल दिया गया था इन्हें। और साथ ही साथ ईश्वर ने भी इनकी परीक्षा ली। जब ये 13 वर्ष की थी उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये अपने घर में बड़ी थी भाई बहनों में, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के ऊपर आ गई। फिर भी इनने हिम्मत नहीं हारी और जब ये 33 इयर्स की हुई तब इनको जहर देके मारने तक की कोशिश की गई। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए वह भारत रत्न सम्मानित हुई लता मंगेशकर जी, जिन्होंने इतनी सारी बाधाओं को पार किया मगर हार नहीं मानी।
लता जी ने अपने जीवन में तकरीबन 50,000 से ज्यादा गाने गाए, पर ये सफलता भी इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिली। काफी मेहनत करी, काफी संघर्ष के साथ उन्हें ये सफलता मिली। हम इनके जीवन से भी कुछ बातें सीख सकते हैं। जैसे इनकी जीवन यात्रा में जो सीखने को मिलता है वो इन रिजेक्शन मिलता है। अगर आपको रिजेक्शन मिले, अगर आपको कोई रिजेक्ट करे, तो आपको अफसोस नहीं मनाना है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि आपको और अधिक विश्वास के साथ मेहनत करनी है और खुद में सुधार करना है, निखर के सामने आना है और लगातार प्रयास करते रहना है जब तक यह सफल ना हो जाए। लता जी को भी रिजेक्ट किया गया था कि आवाज बहुत पतली है, आपको कोई फिल्म नहीं मिलेगी गाने गाने के लिए, आपके शब्दों का उच्चारण सही नहीं है। परंतु उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और कहाँ पे उन्हें सुधार करना है, कहाँ पर उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है, उन्होंने किया। और आज वह हम सबकी प्रिय गायिका स्वर कोकिला के नाम से जानी गई। अगर लता जी उस समय हताश और निराश हो जाती और वे आज जिस मुकाम में है, वो मुकाम उन्हें कभी नहीं मिलता, है ना। उन्होंने अपने गायन में, अपने शब्दों में सुधार किया। और दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि उन्हें हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट करते थे, क्योंकि वो जिस फिल्म में गाना गाती थी वो फिल्म सुपरहिट होती थी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो जहाज तूफान पार करते हैं, लोग उन्हीं को याद करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ मुश्किल हालातों में डटे रहिए और जीत के दिखाइए। हमारा बिजनेस भी हमको विश्वास रख के, क्योंकि जब तक हम अपने बिजनेस में विश्वास नहीं करेंगे और जब तक हमारा बिलीव लेवल मजबूत नहीं होगा, हम दूसरे व्यक्ति का भी बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे। तो ये बिजनेस हमारा भी है और ये बिजनेस हमें भी सिखाता है। दोस्तों, इसमें नेक्स्ट स्लाइड है कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता। अपने बिजनेस के प्रति पॉजिटिविटी लेकर हमें निरंतरता आगे बढ़ना है। इसी क्रम में मैं अपने कुछ सफल व्यक्ति जो हमारे सेफ शॉप में है, जिनका हम अनुसरण करते हैं, मार्गदर्शन हम उनका लेते हुए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मैं अपने इस क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे सफल व्यक्ति हमारे रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, उनकी सफलता की कहानी बताऊंगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीएसएस सिस्टम के दोनों फाउंडर लीडर में से एक है हमारे मनोज कुमार सोनी सर। और आज मैं सर का परिचय बताऊं तो वो सर एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और सर का सपना था कि वो एक सफल इंजीनियर बने, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं और मैं अपने सारे सपनों को पूरा करूं। मेरे परिवार की जो दायित्व है, मेरे माता पिता, मेरे दोनों छोटे भाई बहन, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर थी, उन्होंने उसे पूरा करने की सोची थी और वो इंजीनियर भी बने। और उन्होंने 7 साल इंजीनियर की सफलतापूर्वक इंजीनियरिंग का जॉब भी करा। उन्होंने रायपुर में रहकर मोनेट स्पार्ट एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी में ये वर्क किया। अगर मैं उस समय उनकी सैलरी की बात करूं तो उस समय सर की सैलरी थी 32,000 रुपए। सौभाग्य से एक मित्र के द्वारा इनविटेशन मिला उन्हें और सेफ शॉप का प्लान देखने का उन्हें मौका मिला, और सर को लगा कि नहीं, ये है मेरा सपना है। और सर ने वहीं से अपना डिसीजन लिया और अपनी इंजीनियर की जॉब, जिसमें वो वेल स्टेबल थे, सब कुछ अच्छा था और उनकी लाइफ भी अच्छे से सेटल हो गई थी, वो अपनी जवाबदारी को निभाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सर ने कहा नहीं, मुझे मेरा विजन अलग है, मेरे सपने अलग है। उन्होंने अपनी जॉब को वहीं पे छोड़ा और नए शहर जबलपुर में जबलपुर जाके उन्होंने नई शुरुआत की इस बिजनेस में। यहीं से उनका संघर्ष स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उनके अपने रिश्तेदारों ने उन्हें नकार दिया। उनके रिश्तेदारों का कहना था कि अभी ये कुछ समय के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, उसके बाद ये वापस जाके अपने ही जॉब को फिर से रिस्टार्ट करेंगे। लेकिन सर ने वहां पर उन्हें गलत साबित किया। सर ने ऐसा कुछ नहीं किया, परंतु सर ने अपनी कंसिस्टेंसी के साथ लोगों को ये बिजनेस बताते चले गए। हालांकि उनके एकदम से सफलता नहीं मिली, परंतु 6 महीने की एक कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता मिली, और जब सफलता मिली तो वो लगातार सफलता मिलती चली गई। बात करूं 2013 में सर ने अपना डायमंड शिप कंप्लीट किया। इस बिजनेस को करने के लिए
फुल टाइम के लिए जब उन्होंने अपना जॉब छोड़ा तो वहां उनके अपने ही लोगों ने कहा कि तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारी अपने परिवार के प्रति जवाबदारी है, तुम उसे कैसे पूरा करोगे, क्योंकि तुम ऑलरेडी इतनी अच्छी जॉब कर रहे हो, है ना, अपने परिवार को संभाल रहे हो, इंजीनियर है, आप इस ऐसा डिसीजन, गलत डिसीजन मत लो। पर सर ने इन सब की बातों को एक तरफ रखा, इन पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ जो अपना लक्ष्य, अपना गोल बनाया, उन्होंने जो अपना विजन बनाया, उसी पर उन्होंने फोकस किया। और आज इस बिजनेस से सर ने अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, जिसके लिए उन्हें कभी बोला गया था कि तुम इसे कर पाओगे कि नहीं, कैसे करोगे। तो ये बहुत ही शानदार है दोस्तों, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर है दोस्तों, हमें हमारे सपनों को पूरा करने के एक ऐसा मौका मिला है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस बिजनेस से अपने सारे सपनों को, हमारे विजन्स को, हमारे गोल को हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसी कड़ी में जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर DN शर्मा सर की बात करूं मैं, तो सर इस बिजनेस में हमारे सर जो है वो BSS सपोर्ट सिस्टम के हमारे फाउंडर लीडर है। आज उनकी सोच ने हमको वो सिस्टम दिया है। और आज सर की सफलता की बात करूं तो सर आज सेफ शॉप बिजनेस में काफी सफल हैं और हम उन्हें सफल शख्सियत के रूप में देखते हैं। वो हमारे लॉयल टीम के ग्रेट लीडर हैं और मैं उन्हें अपने आदर्श, अपने एक मार्गदर्शक गुरु के रूप में देखती हूँ। और आज सर ने डायमंडशिप हासिल कर ली है और वो आज हमारा लगातार मार्गदर्शन करते हुए कर रहे हैं। आज हम आज हम सभी का भी विजन है डायमंड बनने का दोस्तों। पर मैं बताना चाहूंगी कि जो डायमंडशिप सर ने पाया वो उनके लिए इतना आसान नहीं था। उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, तकलीफों का सामना करना पड़ा जब सर ने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और जब उन्होंने सबसे पहले अपने घर वालों को बताया तो सबसे पहले उनके घर वालों ने ही उन्हें मना किया और उन्होंने उन्हें बिजनेस के प्रति नेगेटिविटी बातें कही। उनका कहना था कि अच्छी, आप सरकारी पुलिस ऑफिसर हैं और आप अच्छी जॉब में हैं, आपको इस बिजनेस की कोई जरूरत नहीं है, आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए। परंतु सर ने भी वहां पर इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देखा, अपने फैमिली की फ्यूचर्स देखा, तो उन्हें लगा कि नहीं, मेरा विजन क्लियर है, चाहे कोई कितना भी मना करे, मैं इस बिजनेस को करके ही रहूंगा और मैं साबित करके रहूंगा कि इसमें सफलता है। सर की अगर मैं पुलिस की जॉब की बात करूं तो सर 24 आवर्स उन्हें जॉब करनी पड़ती है। वो इतने टाइट शेड्यूल के बावजूद इस बिजनेस को उन्होंने करके दिखाया और आज सफलतापूर्वक वो डायमंड है। तो क्या दोस्तों, हम इस बिजनेस को नहीं कर सकते क्या? अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं हम। सिर्फ अपने सीनियर और सिस्टम को लगातार फॉलो हमें करना है, क्योंकि हमारा जो मार्गदर्शन है, जो गाइडलाइन है, वो हमारे सीनियर और सिस्टम के ही माध्यम से हमको मिलेगा। और दोस्तों, हम इसी में अपनी सफलता को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऐसी कड़ी में मैं अभी अपनी आगे बढ़ती हूँ। हमारी सफल शख्सियत जिन्हें हम बाखूबी जानते हैं, हमारी रिस्पेक्टेड मिसेस सीमा कश्यप मैम। सीमा मैम की मैं क्या बात करूं, मैम ने नारी शक्ति की जो परिभाषा है उसे साबित किया है। एक औरत होके जब इतनी सारी जवाबदारी के बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को चुना है और करके दिखाया है। आज भी इस बिजनेस में रूबी लीडर की पोजीशन में है और बहुत जल्द मैं डायमंड बनने वाली है। और यही चाहत और यही सपना हम सबका भी है, एक औरत होकर सारी जवाबदारी को बखूबी निभाना, क्योंकि हम जानते हैं कि औरत के ऊपर काफी जवाबदारी रहती है, परिवार की, बच्चों की, मतलब हस्बैंड की, हर तरह की जवाबदारी उनके ऊपर रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैम ने बाहर निकली और उन्होंने इस जॉब को अडॉप्ट किया, जबकि उनके लिए ये फील्ड काफी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फील्ड को चुना। और आज मैम ने सिर्फ कुछ नहीं करा, उन्होंने अपनी जवाबदारियों को निभाया भी साथ साथ और लगातार विश्वास के साथ इस बिजनेस को वो करने लगी। और मैम क्या है कि मैं सफलता की बात करूं तो उन्होंने भी इतनी इजिली इस सफलता को नहीं लिया है। मैम की जुबानी जैसे मैं मैम की बात करूं तो जब मैम ने इस बिजनेस को अडॉप्ट किया था तो खुद उनके ही कॉलोनी वाले कुछ लोगों ने उन्हें गलत कहा था, बिजनेस का मजाक उड़ाया था, बिजनेस के लिए नेगेटिव बातें करी थी। परंतु मैडम ने उन सारी बातों को भी इग्नोर किया। सिर्फ उन्होंने अपने लक्ष्य को देखा, क्योंकि उन्होंने अपना विजन बना लिया था
उन्होंने सिर्फ अपने विजन को देखा और उन्होंने कहा कि दुनिया बोलती है बोलने दो, मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो विजन है, मैं उसे तो पूरा ही करके रहूंगी। और आज वो लगातार लगातार इस बिजनेस को करते हुए सफलता लेती जा रही है और आज वो जिस सफलता के शिखर पर है। तो दोस्तों आज वही लोग मैम को देखकर वो एग्जाम्पल देते हैं अपने घर की लेडीजों को कि भाई तुम भी सीमा मैम जैसे ही बनो। तो दोस्तों यही होती है सफलता। कहते हैं ना, संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, परंतु सफलता जो मिलती है ना तो दुनिया साथ खड़ी होती है। यही दुनिया के जो लोग हैं ना, वही हमको ना ऊपर उठाते हैं और वही लोग ना हमें नीचे भी गिराते हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और विश्वास रखें, धैर्य रखें, निरंतरता और ईमानदारी के साथ सीखते हुए हम इस बिजनेस को करें, तो दोस्तों जो हमारा मुकाम है, जो हमारा विजन है, वो जरूर हमारा क्लियर होगा। इसके साथ मैं आगे बढ़ती हूँ कि एक छोटी सी कविता है। लोग है ना तो तू अपनी खूबियों को ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। तू अपनी खूबियां तो ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग है ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना। तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तो कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। तो दोस्तों लोगों की परवाह नहीं करना है, अपने विजन को, अपने लक्ष्य को लेके हमें आगे बढ़ना है। आज दोस्तों जैसे सैटरडे का दिन है और हम सभी जानते हैं कि आज हमारा इनविटेशन का दिन है, तो मैं आज इनविटेशन के ऊपर बात करूंगी। जैसे कि मुझे इनविटेशन क्यों करना है उसके कई पॉइंट्स हैं, परंतु मुझे जो 3 पॉइंट्स मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं मैं आपके सामने उसे रखती हूँ। सबसे पहला ड्रीम। ड्रीम वो जो हमारे जीवित सपने हैं, जिन्हें हम बाहरी दुनिया में उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें जो आज बीएसएस सिस्टम और हमारे सेफ शॉप कंपनी का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, वहां पर हम अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ बात यह है कि हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है और लगातार लगातार आगे बढ़ते जाना है। हम सभी जानते हैं कि बाहरी दुनिया में चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, परंतु हमारे पास वो जो इनकम आती है वो हमारी जो परिवार की ढेर सारी जो जवाबदारियां हैं उसमें कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाती है और जो हमारे सपने हैं उसे हम पूरे नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो जीवित सपने हैं जो हमारे अंदर है, वो कहीं दब गए हैं जवाबदारियों के नीचे, हम वो ऐसे सपनों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उसे पूरा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा डायमंड शेप। दोस्तों मेरा विजन है कि मैं डायमंड बनूं और आप सभी का विजन है कि हमें भी डायमंड बनना ही है। तो हम जब इस राह में चल दिए हैं तो हमको लगातार लगातार प्रयास करते रहना है, चाहे कितने भी हमारे सामने परेशानियां आए। डायमंड शिप यानी वो पोजीशन जहां पर हमारे पास 2 लाख पर वीक इनकम आएगी, 8 लाख महीना और 1 करोड़ 4 लाख हमारी सालाना इनकम होगी, जिसमें हमारा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हर चीज से हम फ्री रहेंगे, सिर्फ हमारी लाइफ इंजॉयबल रहेगी। तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी। दोस्तों जब मैंने इस बिजनेस को सुना तो सबसे पहले मेरे मन में जो आया था पॉइंट वो था सिक्योरिटी, क्योंकि मैं भी बाहरी जॉब कर रही थी, मैं एज ए स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में थी। मुझे एक बात समझ में आई, जब तक मेरे हाथ पर चल रहे हैं तब तक मुझे सैलरी मिल रही है, जिस दिन मेरे हाथ पर चलना बंद हो गए मुझे सैलरी आना बंद हो जाएगी। उस समय मेरे परिवार का क्या होगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी, या हो सकता है कोई ऐसी अप्रिय स्थिति हो जाए जिसमें मुझे कुछ नुकसान होता है, तो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। मैंने सिक्योरिटी देखकर ही अपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि हाँ सिक्योरिटी है, और हमारी ये सिक्योरिटी जो हमारी जो सेफ शॉप कंपनी है वो हमारे 3 पीढ़ियों के लिए इसका जिम्मेदारी उठा रही है। दोस्तों इन्विटेशन क्यों करना है ये तो हमने समझ लिया, इन्विटेशन कैसे करना है आइए हम इस पर एक नजर डालते हैं। इन्विटेशन कार्ड। दोस्तों हमारा जो बिजनेस टूल्स है वो है इन्विटेशन कार्ड। हम जब किसी को अपने खुशियों में शामिल करते हैं, जैसे शादी ब्याह, बच्चे का बर्थडे, कुछ भी हो, हम उन्हें अपने परिवार वालों को, जानने पहचानने वालों को कार्ड के माध्यम से उन्हें हम इनवाइट करते हैं। तो जब हम अपने बिजनेस का कार्ड किसी को देते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सम्मान अपना समझते हैं और वो हमारे इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं और हम जहां उन्हें बुला रहे हैं वो वहां पर आते हैं। तो कोशिश यही करना है कि हम अपने इनविटेशन कार्ड के माध्यम से लोगों को इनवाइट करें। दूसरा है इनविटेशन कॉल। दोस्तों जब हमें किसी को इनवाइट करना है तो हम
से कॉल करके उसका टाइम ले लेंगे। वो बोलेगी कि हाँ मैं फ्री हूँ, जैसे कि मुझे मेरी फ्रेंड को करना है, मैंने उसका टाइम ले लिया, मैं उसके घर चली गई, मैंने अपने उससे बातचीत करा और फिर मैंने उससे कहा कि यार तुम कल क्या कर रही हो 10 बजे। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तब फिर मैंने अपनी बात को वहां आगे बढ़ाया कि मुझे ना एक इनविटेशन कार्ड मिला है जिसमें मुझे और मेरे भाई को जाना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई एक सेमिनार हो रहा है जहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन फ्यूचर हमारी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम अर्न के लिए एक छोटा सा सेमिनार रखे हैं, उसका एक इनविटेशन कार्ड दे के गए हैं। परंतु क्या है, मेरा भाई ना कुछ काम से उसको कल जाना है तो वो मेरे साथ जा नहीं पा रहा। तो मैं चाह रही थी कि वो एक कार्ड वेस्ट हो जाता, तो क्यों ना, अगर तू कहीं नहीं जा रही है तो तू मेरे साथ चल। तो अगर वो आपको हामी भरती है, मुझे हाँ बोलती है, तो मैं उसको वो कार्ड दूंगी। लेकिन दोस्तों, मैं उसको कार्ड ऐसे पकड़ा नहीं दूंगी, वो कार्ड पकड़ेगी, मैं भी पकड़ूंगी। मैं उससे फिर कंफर्मेशन लूंगी कि यार तू आएगी कि नहीं बता, अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को ये कार्ड दे देती हूँ। लेकिन अगर जब वो बोलेगी नहीं यार मैं चलूंगी क्योंकि मैं फ्री हूँ, तो तब मैं वो कार्ड को उसको श्योरली सौंप दूंगी। मेरा इन्विटेशन कंप्लीट हो गया। अब बात आई सेल्फी की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा सेल्फी प्रूफ होता है हमारे बिजनेस में। तो मैं उसको बोलूंगी यार जब ये हमारे मेरा कार्ड आया था ना मुझे इनविटेशन के लिए, तो हमारी उन्होंने पिक ली थी कार्ड के साथ, तो एक सेल्फी तेरे साथ में इस कार्ड के साथ ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा भाई तो जा नहीं रहा है, उनके पास मेरे भाई की पिक है। अब मैं तेरी पिक लेके उनको बोल दूंगी कि मेरी फ्रेंड आ रही है, इसी बहाने मेरी एक पिक भी हो जाएगी और दोस्तों हमारा इन्विटेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम समय में इनविटेशन करना, दोस्तों हमारा बिजनेस हमें सिखाता है कि जब हम किसी व्यक्ति को इनविटेशन करने जा रहे हैं तो हमें बहुत ही कम समय लेना है, हमें अपने मुद्दे की बातों को करना है और हमें वैसे शब्दों को बस यूज करना है जिससे हम जल्दी से उनको अपना इनविटेशन कंप्लीट करें और हमें वहां से जल्दबाजी दिखाना है। उन्हें हमें ये प्रूफ करना है कि आपके जैसे मुझे और लोगों को भी इनविटेशन करने जाना है, जिससे उनके मन में एक जिज्ञासा आ जाए कि इन्हें भाई दिया किस चीज का इनविटेशन है और मुझे बुलाया गया है। वो इस जिज्ञासा के साथ जरूर हमारे इनविटेशन कार्ड को एक्सेप्ट करेंगे और हमारे जहां हमने उन्हें इनवाइट किया है वो वहां पर पहुंचेंगे। फोर्थ मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, चाय नाश्ता अवॉइड करना। दोस्तों हमारा बिजनेस हमको बताता है कि आपको चाय नाश्ते को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि कहते हैं ना जब हम इन्विटेशन करने जाते हैं और जब चाय नाश्ता करने बैठते हैं तो सामने वाले की जो जिज्ञासा भरे सवाल है वो हमसे पूछने लगता है और कहीं ना कहीं हम उसके सवाल का हाँ ना ना में जो जवाब देते हैं ना, तो उसकी जो शंका, उसका शक है ना, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पाता है और वो हम पर डाउट करने लगता है। इनविटेशन कार्ड तो एक्सेप्ट कर लेता है परंतु शायद वो सोचता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तो हमें चाय नाश्ते को अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने अपलाइन के साथ जाना। ये उनके लिए है जो हमारे नए बिजनेस एसोसिएट हैं, जो अभी अभी इस बिजनेस को सीख रहे हैं दोस्तों। तो उन्हें, उनके मन में भी डर है, भय है कि मैं लोगों से क्या बात करूंगा, तो मैं उनके लिए बोलूंगी कि वो सबसे पहले अगर वो इन्विटेशन करने जा रहे हैं तो वो अपने एक्टिव अपलाइंस के साथ जाइए, उनके बोलने का तरीका, बताने का तरीका, उनका डुप्लीकेशन करना सीखिए और उसके बाद जब आपको लगे कि मैं हाँ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ इन्विटेशन, तब आप वहां पे आप फील्ड में उसे अप्लाई करिए। नेक्स्ट है फॉर्म रूल, मतलब फॉर्म रूल को हमें अपनी इन्विटेशन में हमें उसे यूज करना है। एफ यानी फैमिली, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हाय हेलो करते हैं, उनके फैमिली के हालचाल पूछते हैं, उनके फैमिली मेंबर के बारे में पूछते हैं, जिससे उनको अच्छा फील होता है। ओ यानी ऑक्यूपेशन, उसके बाद हमें सीधे आना है कि भाई आपका जॉब क्या है, आप बिजनेस कर रहे हैं या छोटा मोटा कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको अपनी बातें शेयर करेगा। इसके साथ जब हम आर है रिक्वेशन, मीन्स जब हमने उनके बारे में पूछ लिया तब हमें थोड़ा हल्का फुल्का माहौल बनाना है और धीरे से फिर हमें अपनी बात करनी है कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन है, आपके कुछ सपने हैं कि नहीं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो ये वो अपनी बातें आपसे शेयर करेगा। इसके बाद आते हैं एम फॉर मनी। मनी यानी भाई आप जो जॉब कर रहे हैं उसको आप उससे सेटिस्फेक्शन है, आपकी उस इनकम से आपकी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, आपके जो सपने हैं वो आप उसे पूरे कर पा रहे हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, आपका रहन सहन अच्छा है। ऐसे हम जब बातें उनसे साथ शेयर उनसे पूछेंगे तो वो हमारे साथ कहीं ना कहीं अपनी बातों को शेयर करेंगे और उनकी जो जरूरतें हैं वो आपको बताएंगे, आपको अपना समझ की सारी बातें बताएंगे। तब आपने जब उनकी सारी बातें जान ली तो आपको लग रहा है कि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, तब आप वहां पे अपने इन्विटेशन कार्ड के बारे में उन्हें बताएंगे कि भाई एक मैं अच्छे से एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ जिसमें मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो, और इस तरीके से हम उन्हें अपना इनविटेशन कार्ड देकर आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा
1-to-1 से बेस्ट व्हेन यू शो द प्लान। दोस्तों, जब हम 1-to-1 करने के लिए फील्ड में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत इफेक्ट लगाना पड़ता है, अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, और जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा 1-2 या ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ही कवर कर पाते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि हम इनविटेशन करके इनवाइटेड लोगों को हमारा जहां पर शो द प्लान हो रहा है उस वेन्यू में ले जाके लोगों को साथ बिठाएं, ताकि उन्हें ये लगे कि भाई मैं अकेला यहाँ पर नहीं आया हूँ, यहाँ पे इतने ढेर सारे लोग आए हैं जो मेरी जैसी सोच रखते हैं। और वहां पर आपको अपना इफेक्ट नहीं लगाना है, वहां पर आपके जो हमारा बिजनेस का जो प्लान है उसे देने के लिए हमारे वहां पर दूसरे ग्रेट लीडर आते हैं, वो सारी चीजें बताते हैं। सिर्फ आपको वहां पर अपने आगे का फॉलो अप करना रहता है, जहां पर आपका इफेक्ट कम लगता है, आपकी एनर्जी कम होती है, खर्च होती है, और आज साथ ही साथ हमारा जो रिजल्ट मिलता है वो हमें 100% मिलता है। दोस्तों, इनविटेशन की बात खत्म हो गई। अब आ जाती है बात हमारे जो हमें नया टारगेट मिला है हमारी कंपनी का, वो है हमारा 100 डेज जर्नी ऑफ विक्ट्री। दोस्तों, हर 3 महीने में हमारी कंपनी हमें अलग अलग ऑफर देती है, जिसे हम अगर अचीव करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस में हमारा लेवल, हमारी पोजीशन चेंज होती है, साथ ही हम अपनी इनकम जनरेट कर पाते हैं। इसी उसमें अभी हमारा जो ये चल रहा है टारगेट, इसमें जो मेरा टारगेट है मैं 20 जनवरी तक अपना थाईलैंड को अचीव कर लूंगी। अब बात करते हैं हमारे जूम सेशन की। तो दोस्तों, हमारे दोनों फाउंडर लीडर कि आज जो एक बहुत अच्छी सौगात है वो है जूम पैनल, क्योंकि हम ऑफलाइन तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ आज हम उन्होंने डेली जो हम जूम सेशन में बैठ के सीखते हैं, नए नए लीडर के विचार, सोच और इस बिजनेस के प्रति उनकी जो नजरिया है उसे हम देखते हैं, सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त हम उसे अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे दोनों ग्रेड को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज उनकी सोच ने ही हमें टच बिजनेस सीखने का प्लेटफॉर्म दिया है जूम के माध्यम से। तो हमें कोशिश करना है कि जिस तरीके से हम रेगुलर जूम पर अटेंड करते हैं, उसी तरह हमारे जो नए एसोसिएट साथी हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी हम इसे रेगुलर ज्वाइन करने के लिए प्रमोट करें। दोस्तों, नेक्स्ट आगे मैं बात करूंगी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ हमारे फेसबुक में भी हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का जो चैनल चलता है, हम सभी को उसे सब्सक्राइब करना है, साथ ही हमारे नए एसोसिएट को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो चीज हम यहाँ पे लाइव में वीडियो देखते हैं, लाइव हम देखते हैं, सुनते हैं, वही चीज वीडियो के रूप में वहां पे अपलोड होती है। अगर किसी की इच्छा है तो वो उसे वहां पे भी जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और साथ ही मेरा कहना है कि हम जैसे हम 1-to-1 कर चुके हैं और अगर वो इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं किया है तो हमें उसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है, ताकि वो इस चैनल के वीडियोस को देखे और कहीं ना कहीं उसकी सोच जो नेगेटिव है वो पॉजिटिविटी में बदल जाए। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी, और मेरे मुंह से जो भी अपशब्द निकले हों तो आप मार्लिन जॉय के शब्द समझकर उसे इसी पैनल पर छोड़कर जाइए। और जो कुछ भी अच्छी बातें आपको लगी है वो मेरे सीनियर और सिस्टम के माध्यम से मैंने सीखा है, और उसे मैं यहाँ पे रखने की मैंने कोशिश किया है। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, और यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। हैव ए गुड डे दोस्तों।